हेलो स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, आज मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड के बारे में बताने जा रहा हूं। पुलकेशिन सेकंड के ऊपर क्वेश्चन बनता है, पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ पुलकेशिन सेकंड। तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वातापी यानी कि बादामी के चालुक्य वंश यानी कि चालुक्य डायनेस्टी के शासकों में पुलकेशिन सेकंड सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था, जिसने अपने चाचा मंगलेश तथा उसके समर्थकों की हत्या कर 609-10 ईस्वी में वह वातापी के चालुक्य पर बैठा। पुलकेशिन सेकंड की जो विजय थी, पहला पॉइंट बनता है कदम राज्य की विजय। पुलकेशिन द्वितीय ने कदम्बों पर आक्रमण कर उन्हें बुरी तरह परास्त कर उनकी राजधानी बनवासी को ध्वस्त कर दिया। उस समय बनवासी का वैभव इंद्रपुरी के समान था और कदम राज्य को अपने सामंतों आलूपों तथा सैंद्रकों में पुलकेशिन द्वितीय ने बांट दिया। अगला पॉइंट है आलूप तथा गंग। आलूप दक्षिणी कन्नड़ जिले में शासन करते थे। गंगों से तात्पर्य तलकाट के पश्चिमी गंगों से है, जिनका राज्य गंगवाड़ी नाम से जाना जाता था। आलूप संभवतः कदम्बों के सामंत थे तथा कदम्बों की पराजय के बाद उन्होंने पुलकेशिन सेकंड की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके पश्चात पुलकेशिन सेकंड ने गंग नरेश दुर्विनीत को भी अपनी अधीनता मानने को मजबूर कर दिया। दुर्विनीत ने अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन सेकंड के साथ कर दिया। अगला पॉइंट है कोंकण प्रदेश की विजय। कोंकण प्रदेश में मौर्यों का शासन था। मौर्यों के शासन का मतलब ये नहीं है कि जो मौर्यन डायनेस्टी थी पहले वो शासक थे, वो शासक दूसरे थे और ये जो शासक हैं यह दूसरे मौर्य कहलाते हैं। तो कोंकण प्रदेश में मौर्यों का शासन था, जिन्हें पुलकेशिन सेकंड ने परास्त किया और उनकी राजधानी पुरी यानी कि धारापुरी, जिसकी पहचान मुंबई के निकट एलिफेंटा द्वीप यानी एलिफेंटा आइलैंड पर स्थित धारापुरी से की जाती है। पुलकेशिन सेकंड ने यहाँ पर आक्रमण कर इसको अपने अधिकार में कर लिया। अगला पॉइंट है लाट, मालव तथा गुर्जर प्रदेश। ऐहोल अभिलेख से यानी ऐहोल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि पुलकेशिन सेकंड ने लाट, मालव तथा गुर्जर प्रदेशों को भी जीत लिया था। लाट दक्षिणी गुजरात में स्थित था। इसकी राजधानी नवसारिका, जो बड़ौदा स्थित नवसारी, वहाँ थी। ऐहोल लेख यानी कि ऐहोल इंस्क्रिप्शंस मालवा को भी पुलकेशिन के अधीन मानता है, किंतु दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री इसे स्वीकार नहीं करते। गुर्जर संभवतः भड़ोल गुर्जरों से संबंधित थे, जिनका राज्य किम तथा माही नदियों के बीच स्थित था। अगला और एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि हर्ष से पुलकेशिन सेकंड का युद्ध। जिस समय पुलकेशिन द्वितीय दक्षिणापथ में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, उसी समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन अनेक राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन करने में व्यस्त था। उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक जा पहुंची। ऐसी स्थिति में दोनों नरेशों के बीच यानी हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। यह युद्ध 630 से 634 ईस्वी के बीच लड़ा गया था और ये माना जाता है कि इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हुई। इस युद्ध के विषय में दो प्रमाण मिलते हैं। पहला प्रमाण ऐहोल अभिलेख यानी कि ऐहोल इंस्क्रिप्शंस के 23वें श्लोक के अनुसार
अपाश्वर द्वारा पालित सामंतों की मुटिक मणियों की आभा से आच्छादित हो रहे थे चरण कमल, जिसके युद्ध में हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण जो भयानक दिखाई दे रहा था, ऐसे में हर्ष भी पुलकेशिन से भयाक्रांत और हर्ष रहित हो गया। यहाँ पर इतिहासकार इस बात का उल्लेख करते हैं कि चालुक्य अभिलेख जो ऐहोल इंस्क्रिप्शंस है, उसके 23वें श्लोक में से ये पता है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को परास्त किया था। दूसरा प्रमाण है ह्वेनसांग की यात्रा विवरण के अनुसार दक्षिणापथ का शासक बड़ा वीर और स्वाभिमानी था। उसने हर्ष की अधीनता नहीं मानी। यहाँ ह्वेनसांग का तात्पर्य पुलकेशिन सेकंड से ही है। जीवनी से पता चलता है कि राजा हर्ष यानी शीलादित्य अपने सेना नायकों की अचूक सफलता तथा अपने कौशल पर गर्व करते हुए आत्मसम्मान के साथ स्वयं सेना का नेतृत्व संभालते हुए इस राजा से लड़ने के लिए गया, किंतु वह उसे पराजित अथवा अधीन बनाने में असफल रहा। यद्यपि उसने पंच भारत से सेना तथा सभी देशों के सर्वश्रेष्ठ सेना नायकों को एकत्रित किया था। यह पुलकेशिन सेकंड की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यहाँ उल्लेखनीय है कि कुछ विद्वान पुलकेशिन सेकंड द्वारा हर्ष की पराजय की बात स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार ऐहोल इंस्क्रिप्शंस के उत्कीर्णनकर्ता रवि कीर्ति का विवरण एकांकी है। ह्वेनसांग के कथन से मात्र यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हर्ष पुलकेशिन सेकंड को अपने अधीन नहीं कर सका तथा उसने दक्षिण की ओर उसका प्रसार रोक दिया। अगला पॉइंट है त्रिमहाराष्ट्रकों पर अधिकार। ऐहोल इंस्क्रिप्शंस के अनुसार पुलकेशिन सेकंड ने त्रिमहाराष्ट्रकों पर अधिकार कर लिया था। यहाँ 99,000 ग्राम थे। यह त्रिमहाराष्ट्र क्षेत्र जो है महाराष्ट्र प्लस कोंकण प्लस कर्नाटक का क्षेत्र माना जाता है। नीलकंठ शास्त्री का विचार है कि संभवतः ये क्षेत्र नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच के भूभाग में फैले हुए थे। अगला पॉइंट है पूर्वी दक्कन की विजय। पुलकेशिन सेकंड ने दक्षिणी कौशल यानी कि आज का जो छत्तीसगढ़ राज्य है, उस छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में दक्षिणी कौशल कहलाता था। तो पुलकेशिन सेकंड ने दक्षिणी कौशल तथा कलिंग को जीता। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश में स्थित पृष्ठपुर पर आक्रमण किया। यह स्थान वेंगी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ विष्णु कुंडित वंश का शासन था। कुनाल यानी कि कुल्लेर झील के तट पर एक कड़े मुकाबले के बाद उसने विष्णु कुंडिनों की शक्ति का विनाश किया। यह युद्ध इतना भयानक था कि ऐहोल इंस्क्रिप्शंस में कहा गया है कि युद्ध में मारे गए सैनिकों के खून से झील का पानी लाल हो गया था। अब शुरू होता है चालुक्य पल्लव संघर्ष। अगला पॉइंट है चालुक्य पल्लव संघर्ष। आंध्र के दक्षिण में शक्तिशाली राज्य था। इस समय वहां महेंद्र वर्मन प्रथम, जिनका शासनकाल 600 से 630 ईस्वी है, वहां शासक था। पुलकेशिन सेकंड की सेना पल्लव राज्य में आगे बढ़ते हुए कांची, जो पल्लवों की राजधानी थी कांची, तो कांची से केवल 15 मील उत्तर में स्थित पुल्लूर तक चली आई। उसका महेंद्र वर्मन प्रथम के साथ भीषण युद्ध हुआ। यद्यपि महेंद्र वर्मन प्रथम अपनी राजधानी कांची को बचाने में सफल रहा, तथापि उसके राज्य के उत्तरी प्रांतों पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड का अधिकार हो गया। ऐहोल अभिलेख में यानी ऐहोल इंस्क्रिप्शंस में पुलकेशिन सेकंड की विजय का विवरण इस प्रकार मिलता है। अनेक युद्धों के नेता पुलकेशिन सेकंड की सेनाओं के कारण उठी हुई धूल से पल्लव नरेश का प्रताप आच्छादित हो गया तथा वह कांची की दीवारों के पीछे जा छिपा। इस इंस्क्रिप्शंस में यह भी कहा गया है कि पुलकेशिन सेकंड सूर्य के समान था, जिसके आगे पल्लव सेना ओस के समान सिद्ध हुई। पुलकेशिन सेकंड की इस विजय से पल्लव चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात हुआ,
जो बाद की कई पीढ़ियों तक चलता रहा। प्रोफेसर के ए नीलकंठ शास्त्री के शब्दों में, दक्षिण भारत के इतिहास में यह संघर्ष एक प्रमुख तथ्य है। फिर तो यह कानून सा बन गया कि कर्नाटक और तमिल देश के राजा एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार न थे। वे बराबर आपस में लड़ते रहे। पल्लवों के विरुद्ध अपनी सफलता के पश्चात पुलकेशिन सेकंड ने कावेरी नदी पार किया तथा सुदूर में स्थित चोल, केरल तथा पांड्य राज्यों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया। इस विजय के पश्चात पुलकेशिन सेकंड अपनी राजधानी वातापी लौट आया और अपने भाई विष्णुवर्धन को आंध्र प्रदेश का वायसराय बनाकर शासन करने के निमित्त भेजा। विष्णुवर्धन ने वहां पूर्वी चालुक्य वंश के शाखा की स्थापना की, जिसने आंध्र देश पर सन 1070 ईस्वी तक शासन किया। पल्लवों के विरुद्ध अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर पुलकेशिन सेकंड ने पुनः कांची पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इसका तात्कालिक कारण संभवतः यह था कि चालुक्यों के सामंत बाणों को पल्लवों ने अपनी ओर मिला लिया था। पुलकेशिन सेकंड इसे सहन नहीं कर सका। सर्वप्रथम बाणों पर आक्रमण कर उसने उसकी शक्ति का विनाश कर डाला। यहीं से चालुक्य पल्लव संघर्ष के द्वितीय चरण का प्रारंभ हुआ। पुलकेशिन सेकंड की सेना ने पुनः पल्लव राज्य में प्रवेश किया तथा वह कांची के निकट जा पहुंचा। इस समय पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र नरसिंहवर्मन प्रथम यानी कि महामल्ल, जिनका शासनकाल था 630 से 668 ईस्वी यानी 632 टू 68 एडी, यह राज कर रहा था। वह एक शक्तिशाली राजा था। उसने चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड को परास्त कर उसकी पीठ पर जय शब्द उसी प्रकार अंकित कर दिया जिस प्रकार से ताम्र पट्टों पर लिखा जाता है। पल्लव नरेश को इस संघर्ष में लंका के राजकुमार मानवर्मन से सहायता मिली। पराजित सेकंड अपनी राजधानी वापस लौटा। अपनी सफलता उत्साहित होकर नरसिंहवर्मन ने वातापी यानी कि बादामी पर आक्रमण कर उस पर वहां के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। पुलकेशिन सेकंड संभवतः युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया तथा नरसिंहवर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। यानी यहाँ हम यह देखते हैं कि नरसिंहवर्मन ने, जो कि पल्लव शासक था, उसने पुलकेशिन सेकंड की राजधानी वातापी पर आक्रमण कर पुलकेशिन को युद्ध में मार दिया और इसी कारण वह वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इस प्रकार इस महान चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकंड का अंत दुखद रहा, तथापि वह चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और योग्य शासक था। 641 ईस्वी के लगभग चीनी यात्री ह्वेनसांग उसके राज्य में गया था और वह उसकी शक्ति एवं शासन की बड़ी प्रशंसा करता है। अरब के लेखक ताबरी के विवरण से पता चलता है कि अपने शासन के 36वें वर्ष में उसने पर्शिया के शासक खुसू द्वितीय के दरबार में एक दूत मंडल भेजा था, जो अपने साथ एक हाथी, एक पत्र तथा बहुमूल्य उपहार लेकर गया था। फर्गुसन के अनुसार अजंता की पहली गुफा के भित्ति चित्रों में इन दूत मंडल का चित्रण किया गया है। गुफा की छत पर अंकित एक चित्र में खुसू एवं उसकी पत्नी सीरी तथा दूसरे में पुलकेशिन सेकंड को फारसी राजदूत का स्वागत करते हुए चित्रित किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुलकेशिन सेकंड, जिसने कि कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी, उसकी बहुत सी उपलब्धियां थीं, ऐसा महान शासक जो जीवन में हर युद्ध में विजयी हुआ, लेकिन अंततः अपने जीवन के अंतिम समय में युद्ध क्षेत्र में लड़ता हुआ मारा गया। फिर भी हम कह सकते हैं कि चालुक्य वंश में ऐसा महान प्रतापी शासक जो पुलकेशिन सेकंड था, उसके मुकाबले कोई शासक नहीं हुआ। और यही कारण है कि पुलकेशिन द्वितीय अपने सैन्य संचालन से, बहादुरी, वीरता और साहस से प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक माना जाए।
और यह साथ साथ ना सिर्फ अपने विजयों अभियानों से बल्कि अपने एहोल इंस्क्रिप्शन से भी वह इतिहास में अमर है और अमर रहेगा। बच्चों, आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पुलकेशिन सेकंड के बारे में हमने आपको बातचीत की, बताया आपको। आप इनको नोट कर लीजिए, इनको पढ़िए, सुनिए इसको और इस चीज़ को अच्छे से समझिए। पुलकेशिन सेकंड इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसको ज़रूर तैयार कीजिए। अगले यूट्यूब पे हम अगला टॉपिक डालेंगे। आप सभी छात्र जो हैं इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और चिंतन मनन कीजिए, तैयारी रखिए। परीक्षा में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आप सभी छात्र, आप सभी स्टूडेंट्स घर पर रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, मित्रों का ध्यान रखें और विभाग को आगे बढ़ाने में पढ़ाई करते हुए एक दूसरे का सबका सहयोग कीजिए। शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।